एक बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। जरा सोचिए, 67% अमेरिकी लोग सिर्फ अपने महीने की सैलरी से गुजारा करते हैं, यानी पे चेक टू पे चेक। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इस 67% में वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। आखिर क्यों बहुत ही शानदार दिमाग वाले और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अक्सर वास्तविक संपत्ति बनाने में इतना संघर्ष करते हैं? सच तो ये है कि यह बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक खेल है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि लोग होशियार होकर भी कंगाल क्यों हैं। फिर समझेंगे किताबी ज्ञान और वित्तीय ज्ञान का अंतर। इसके बाद हम संपत्ति के 5 मनोवैज्ञानिक जालों पर नजर डालेंगे, पैसों और हमारे दिमाग के विज्ञान को डिकोड करेंगे, वित्तीय आदतों को बदलना सीखेंगे और अंत में कुछ असल जीवन के उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, होशियार लेकिन फिर भी कंगाल, यानी ज्यादा कमाई का विरोधाभास। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी बड़े और प्रतिष्ठित पेशे से आने वाली मोटी कमाई का मतलब हमेशा वित्तीय स्वतंत्रता नहीं होता। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। चिकित्सा जैसे पेशे में काम करने वाले डॉक्टर जो भारी भरकम कमाई करते हैं, उनमें दिवालिया होने की दर सबसे अधिक होती है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई उद्यमी जो मुश्किल से हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए, वो करोड़ों के साम्राज्य खड़े कर लेते हैं। ये साफ दर्शाता है कि जो वित्तीय संघर्ष है वो पैसे या बुद्धि की कमी के कारण नहीं, बल्कि मानसिकता के कारण होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, किताबी ज्ञान बनाम वित्तीय ज्ञान। एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की कहानी। हमारी पारंपरिक शिक्षा जो सिखाती है और वास्तव में संपत्ति बनाने के लिए जो चाहिए, उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। स्कूली शिक्षा प्रणाली अक्सर एक ऐसा कर्मचारी बनना सिखाती है जो बस नियमों का पालन करें, रट्टा मारें, सुरक्षा खोजें और गलतियों से डरें, जबकि वित्तीय सफलता के लिए बिल्कुल अलग सोच चाहिए, जहां भावनाओं को संभालना आता हो, सोच समझकर जोखिम लेने की हिम्मत हो और असफलता से सीखने का जज्बा हो। इस किताबी ढांचे का एक सबसे बड़ा नुकसान है सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां बहुत ही काबिल लोग भी संपत्ति बनाने के सरल और लगातार किए जाने वाले कामों से बचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि निवेश करने या अमीर बनने के लिए कोई बहुत ही जटिल गणित, बड़ी डिग्री या अंदरूनी रहस्य चाहिए। वो खुद ही चीजों को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। और इसी से हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, संपत्ति के 5 मनोवैज्ञानिक जाल। आखिर कैसे एक बहुत तेज दिमाग भी सफलता में रुकावट बन सकता है? चलिए उन विशिष्ट मानसिक रुकावटों की बात करते हैं जो अक्सर पढ़े लिखे पेशेवरों को अपना शिकार बनाती हैं। ये 5 जाल सच में बहुत खतरनाक हैं। पहला है निवेश में बहुत ज्यादा सोचना, यानी एनालिसिस पैरालिसिस। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर निवेश करने से पहले महीनों तक रियल एस्टेट के आंकड़ों का विश्लेषण ही करता रह जाता है और तब तक अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। फिर आता है परफेक्शनिज्म, जो कदम उठाने से रोकता है। तीसरा है जटिल रणनीतियों पर अति आत्मविश्वास, जैसे दिन रात ट्रेडिंग करने वाले कई समझदार लोग जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। चौथा है बुनियादी वित्तीय नियमों की अनदेखी। और 5वां सबसे बड़ा जाल, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, पैसों और दिमाग का विज्ञान, यानी संपत्ति का न्यूरोसाइंस। यहाँ जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हमारे दिमाग का रसायन ही हमारे वित्तीय तर्कों के खिलाफ काम करता है। देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब शेयर बाजार गिरता है तो हमारे दिमाग का एमिगडाला इसे एक जानलेवा खतरे के रूप में देखता है। ये तुरंत एक लड़ो या भागो वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर देता है और इसका नतीजा हमारा तार्किक सोचने वाला हिस्सा, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस जैविक तनाव के साथ साथ हमारे दिमाग के कुछ संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कॉग्निटिव बायसेस स्थिति को और बिगाड़ देते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस और सबसे खतरनाक नुकसान का डर या लॉस अवर्जन। ये इंसानी फितरत है कि हम किसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा उसे खोने के डर से घबराते हैं और इसी डर की वजह से लोग अक्सर बिल्कुल गलत समय पर अपने निवेश बेचकर बाहर निकल जाते हैं। तो अब आते हैं 5वें और समाधान वाले हिस्से पर, वित्तीय आदतों को बदलना। यहाँ हमें विश्लेषण से ज्यादा एक्शन पर ध्यान देना है।
अपने ही जीव विज्ञान की इन रुकावटों को पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बहुत ही व्यावहारिक अभ्यासों को अपनाया जाए। महीनों तक रिसर्च करने के बजाय छोटे फैसले तेजी से लेने की आदत डालें। खुद के लिए कड़े नियम और समय सीमा तय करें। दूसरा, असफलता को शिक्षा के रूप में देखें। एक असफलता का रिज्यूमे बनाएं, जहां हर वित्तीय गलती को हार नहीं बल्कि एक सीख के रूप में दर्ज किया जाए। और तीसरा, पैसों को लेकर अपनी भावनात्मक समझ को विकसित करें। एक बहुत ही शानदार विचार है कि सफल तरीके से संपत्ति बनाना शानदार रणनीतियों से ज्यादा लगातार आदतों पर निर्भर करता है। और ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अपनी वित्तीय आदतों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देना चाहिए, जैसे कि सैलरी आते ही सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा निवेश के लिए अपने आप कट जाना। इस तरीका भावनाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर देता है। और यकीन मानिए, ये एक साधारण सी आदत किसी भी किताबी बुद्धि को आसानी से मात दे सकती है। आइए अब चलते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, संपत्ति के असल जीवन के उदाहरण, और देखते हैं कि ये सिद्धांत व्यवहार में कैसे काम करते हैं। कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये सभी मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं असल जिंदगी में कैसे लागू होती हैं। एक सर्जन है डॉक्टर चेन। उन्होंने परफेक्शनिज्म के जाल को तोड़ा और 100% जानकारी का इंतजार करने के बजाय 80% निश्चितता पर ही निवेश करना शुरू कर दिया। फिर है मार्क, जो एक एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने सुरक्षा खोजने की आदत को बदला और अपने व्यापारिक नुकसान को एक ट्यूशन फीस के रूप में देखना शुरू किया। और लीसा नाम की एक वकील ने बहुत ज्यादा सोचने की अपनी आदत को तोड़ते हुए एक नियम बनाया कि वो महीने में कम से कम एक वित्तीय निर्णय जरूर लेंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अपूर्ण एक्शन लेना हमेशा पूरी तरह से निष्क्रिय रहने से बेहतर होता है। अंततः ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्धिमत्ता भी एक दायित्व या बोझ बन सकती है, खासकर तब जब वह काम करने के बजाय अति आत्मविश्वास और निष्क्रियता को जन्म दे। सबसे अमीर लोग जरूरी नहीं कि सबसे चतुर ही हो, बल्कि वो लोग हैं जो अपनी बुद्धि को एक गहरी भावनात्मक समझ और मुश्किलों से उभरने की क्षमता के साथ जोड़ना जानते हैं। ज्यादा ज्ञान तभी काम का है जब वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि डराकर एक ही जगह रोक दे। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लोग हमेशा एक कर्मचारी की तरह ही सोचते रहेंगे या फिर एक उद्यमी की तरह सोचना शुरू करेंगे? क्या समय आ गया है कि पारंपरिक शिक्षा की कंडीशनिंग को भुलाकर एक सच्ची संपत्ति निर्माण वाली मानसिकता को अपनाया जाए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।